कल्पना कीजिए एक अस्पताल के ऑन ऑपरेशन थिएटर की, उसकी ठंडी रोशनी, उसके चारों ओर फैला हुआ वह तनावपूर्ण सन्नाटा और सब कुछ मिलीमीटर तक नपा तुला हुआ। यह वह जगह है जहां आस्था की नहीं बल्कि नब्ज, तकनीक और आंकड़ों की बात होती है। और अगर कुछ अच्छा होता है तो वह विज्ञान है, और अगर कुछ गलत हो जाता है तो वह भी विज्ञान ही है। डॉक्टर मारियो अलोन्सो पुच ने वहां 25 साल तक काम किया। अंदर एक ऑन ऑपरेशन थिएटर में हार्वर्ड से प्रशिक्षित पाचन तंत्र के सर्जन के रूप में और स्पेन के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में से एक के तौर पर। उसका काम था, जाहिर है, खोलना, मरम्मत करना और बंद करना। इसमें धमनियां, आंतें, घाव, शरीर और सिर्फ शरीर शामिल था। सब कुछ शरीर के इर्द गिर्द ही था, जब तक कि कुछ ऐसा था जो किसी भी मैनुअल में फिट नहीं बैठता था। उसे 2 मरीज मिले, एक ही उम्र, एक ही बीमारी, एक ही ऑपरेशन, एक ही सर्जन और एक ही ऑपरेशन थिएटर। कागज पर ये दोनों मामले एक जैसे थे, लेकिन असलियत में ये 2 बिल्कुल अलग दुनिया थीं। एक तरफ था वह, एक मजबूत आदमी, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, लेकिन एक मन जो युद्ध में था। वह एक ऐसा आदमी था जिसमें गुस्सा था, दुनिया से टकराव था, और उसे जो कुछ भी झेलना पड़ा उसके लिए मन में रंजिश थी। कुछ ऐसा जैसे कोई पटकथा हो, बिल्कुल उसके दिमाग में चल रही थी, सब कुछ मेरे खिलाफ है। और दूसरी ओर थी वह, एक बुजुर्ग महिला, कमजोर शरीर वाली, कांपते हाथों के साथ और थकी हुई नजर, लेकिन अस्पताल में बहुत मुश्किल से मिलने वाली एक चीज के साथ, शांति और एक सरल आस्था। और यह एहसास कि उसकी जिंदगी में अभी भी कोई मिशन बाकी है, उसका आंतरिक संवाद अलग था। वह था, मैं अच्छे हाथों में हूं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, और जो होना है वह होगा। ऑपरेशन के बाद दोनों मामलों में एकदम बेहतरीन तकनीक अपनाने के बाद, यानी चीरा, टांके, दवा, सब कुछ एक जैसा, वह चीज सामने आई जो किताबों में नहीं मिलती। उसकी हालत बिगड़ने लगी, संक्रमण आने लगे, बार बार हालत बिगड़ती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह पीछे की ओर जा रहा है और हर दिन एक जंग थी। उसका शरीर जैसे जवाब दे रहा था उस स्क्रिप्ट के अनुसार जो उसके दिमाग में थी, वही, मैं अकेला हूं, मैं दुनिया के खिलाफ हूं। वह हालांकि धारा के विपरीत जा रही थी। जहां प्रोटोकॉल कहता था कि उसे 10 दिन की रिकवरी की जरूरत होगी, वहां उसे सिर्फ 6 दिन ही चाहिए थे। जहां रिपोर्ट में लिखा था कि यहां जटिलताओं का खतरा बहुत ज्यादा है, उसका शरीर जैसे कह रहा था, यह मुझ पर लागू नहीं होता। और मारियो विश्लेषण, रिपोर्टें, ग्राफ देखता रहा, और जितना भी वह शुद्ध रूप से शारीरिक कारण ढूंढने की कोशिश करता, वहां कुछ था जो मेल नहीं खा रहा था। यहां तक कि एक वाक्य उसके भीतर गहराई से उतर गया, यहां कुछ है जो मैं देख नहीं पा रहा हूं। इस व्यक्ति का दिमाग उतना ही सक्रिय है जैसे मेरा बिस्तुरी काम करता है। और धीरे धीरे उसे एक बहुत बड़ी बात का शक होने लगा कि ऑन ऑपरेशन के बाद मरीज के दिमाग में जो कुछ होता है, वह खुद ऑन ऑपरेशन जितना ही महत्वपूर्ण है। खुद ऑन ऑपरेशन जितना ही कि दिमाग बिना कभी मेडिसिन पढ़े लगभग एक शैतान की तरह बर्ताव कर रहा था, जैसे मुख्य सर्जन करता है। और इस गहरे शक ने उसकी पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। उसने तुरंत ऑन ऑपरेशन थिएटर छोड़ दिया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि सर्जरी उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि उसने यह महसूस किया कि एक और भी ज्यादा गहरी और महत्वपूर्ण सर्जरी है, जो कि दिमाग की सर्जरी है। और तब से उसका मिशन कुछ और हो गया। वह तुम्हारी मदद करना बन गया, ताकि तुम अपनी ही सोच के सर्जन बन सको, जिससे तुम्हारी बायोलॉजी को आखिरकार एक साथी मिल सके। मारियो एक जगह टिक नहीं सकता था। यह आस्था है। वह सांख्यिकी, चिकित्सा और विज्ञान की दुनिया से आता है, चमत्कारों की दुनिया से नहीं। इसलिए उसने वही किया जो एक सर्जन करता है। जब उसे संदेह हुआ, वह लौट आया विज्ञान की ओर, और वहां उसे एक ऐसा क्षेत्र मिला जो सुनने में तो एकदम जटिल लगता है, लेकिन असल में बहुत बहुत आसान है।
साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको यानी जो तुम महसूस करते हो और जो तुम सोचते हो। न्यूरो तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारा तंत्रिका तंत्र। इम्यूनोलॉजी तुम्हारी प्रतिरक्षा प्रणाली, तुम्हारी सूजन, तुम्हारी ठीक होने की क्षमता। इसके पीछे जो विचार है वह बेहद सरल है। जो कुछ भी तुम्हारे मन में होता है वह वहीं नहीं रुकता। तुम्हारे डर, खतरे और अब मुझसे नहीं होगा जैसे विचार, ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये असली विद्युत संकेत हैं जिन्हें तुम्हारा मस्तिष्क रसायन में बदल देता है, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन और सूजन में। और ये रसायन अगर बहुत अधिक समय तक बना रहे तो ठीक वहीं हमला करता है जहां से हमारी वीडियो सीरीज शुरू हुई थी, तुम्हारे टेलोमियर्स पर। तुम जानते हो कि तुम्हारे टेलोमियर्स जूतों के फीते के प्लास्टिक के सिरे जैसे होते हैं और जब वे घिस जाते हैं तो फीता उधड़ने लगता है। तो जब तुम्हारे टेलोमियर्स बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं, उसी पल तुम्हारी कोशिका कहती है अब बस, मैं यहीं तक हूं। और अब एक और तत्व जोड़ो, दीर्घकालिक तनाव। लेकिन वह तनाव नहीं जो देर से पहुंचने पर होता है, बल्कि वह जो सालों तक किसी बीमार की देखभाल करने में होता है, उदाहरण के लिए, या वह जब तुम खुद से ही लड़ते रहते हो या काम करते हो, हर दिन डर के साथ जीते हो। विज्ञान हमें बताता है कि ऐसा लगातार बना रहने वाला तनाव टेलोमियर्स के छोटे होने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। हमने यह पहले भी देखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह तुम्हारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी प्रभावित करता है। इसका अर्थ क्या है? एक मन जो युद्ध में है, वही शरीर भी युद्ध में है, और यहीं पर खूबसूरती है। अगर मन वास्तव में बीमार कर सकता है तो यह मन ही है जो हमें ठीक भी कर सकता है। करुणा की ध्यान विधियाओं, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, शांति और जुड़ाव को बढ़ाना, यह सब कोई फैशन नहीं है। ऐसे कई अध्ययन हैं जो दिखाते हैं कि लंबे समय से ध्यान करने वालों में बहुत अधिक सक्रियता होती है उस एंजाइम की जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, टेलोमेरेज, जो टेलोमियर की मरम्मत करता है। याद है, हमने इसके बारे में पहले वीडियो में बात की थी। यानी जब तुम अपना मन बदलते हो तो तुम्हारा शरीर तुम्हारे डीएनए के स्तर तक प्रतिक्रिया करता है। और यहीं पर प्राचीन परंपराएं और भी दिलचस्प हो जाती हैं। बहुत पहले, जब टेलोमियर शब्द का अस्तित्व भी नहीं था, तब भी ऐसे चिकित्सक थे जो समझते थे, जो इस मन शरीर संबंध को महसूस करते थे, और वे इसे निश्चित रूप से अपने तरीके से करते थे। उदाहरण के लिए, पारंपरिक चीनी चिकित्सा में वहां टेलोमेरेज की बात नहीं होती थी, वे उसे नहीं जानते थे, लेकिन वे ऐसी चीज के बारे में जरूर बात करते थे जो उतनी ही गहराई वाली है, ची, यानी वह जीवन ऊर्जा जो पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। उनके लिए कोई भी लगातार बनी रहने वाली और गलत दिशा में जाने वाली भावना, वह ऊर्जा को अवरुद्ध कर देता था और किसी विशेष अंग को नुकसान पहुंचाता था। अगर वह क्रॉनिक गुस्सा था तो उसे जिगर से जोड़ा जाता था। अगर कोई अनियंत्रित खुशी या लगातार उत्साह था तो वह दिल को थका देता था। अगर कोई जुनूनी चिंता थी तो वह तिल्ली को नुकसान पहुंचाती थी और पाचन को भी। या अगर आपके अंदर कोई गहरी उदासी या लंबा शोक था तो वह फेफड़ों को कमजोर कर देता था। और अगर आपके अंदर लगातार डर था तो वह आपकी किडनियों पर असर करता था। वे लोग कोर्टिसोल के बारे में नहीं बोलते थे, लेकिन वे एक बात साफ साफ देखते थे, जब कोई भावना आपके शरीर में घर कर लेती है तो कोई ना कोई अंग उसका असर झेलता है, और जब वह भावना मुक्त हो जाती है तो वह अंग भी बेहतर हो जाता है। तुम किसी बहुत आम बात के बारे में सोचो, जैसे कि कोई महिला किसी बड़ी क्षति के बाद, जैसे उसका बच्चा या जीवन साथी खो देती है, तो वह महीनों तक ऐसे रहती है जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो, उसकी सांसें छोटी हो जाती हैं, वह बार बार आहें भरती है और आखिरकार उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और वह हर तरह की सर्दी, जुकाम और बीमारियां पकड़ लेती है। कोई चीनी डॉक्टर उसे देखकर कहेगा, फेफड़े दुख से भरे हुए हैं। कोई पश्चिमी डॉक्टर कहेगा, शोक के कारण प्रतिरक्षा तंत्र दब गया है।
कॉर्टिसोल असंतुलित हो गया है और सूजन बढ़ गई है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। दरअसल वे एक ही मूल विचार को विभिन्न भाषाओं में व्यक्त कर रहे हैं। आयुर्वेद, जो कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा है, उसमें ओजस की बात की जाती है। यह जीवन शक्ति का सूक्ष्म सार है जो तुम्हारी आंखों में चमक, मानसिक स्पष्टता और सहन शक्ति देता है। तो लगातार तनाव, गुस्सा या अपनी जिंदगी में अर्थहीनता की भावना, ये सब धीरे धीरे उस सार को खत्म करते जाते हैं। वह सारी जीवन शक्ति खत्म हो जाती है और इसका नतीजा समय से पहले बुढ़ापा होता है, जिसे वे अकाले वय कहते हैं, यानी समय से पहले बूढ़ा होना। अगर आप ध्यान दें तो वे वही महत्वपूर्ण चीजें बता रहे हैं जिन्हें आज हम अपनी प्रयोगशालाओं में सटीक रूप से मापते हैं, जैसे कि ऑक्सीकरण और सूजन। इसके अतिरिक्त टेलोमेरों की लंबाई का धीरे धीरे कम होना और इम्यून सिस्टम का भी क्षय होना। मारियो अलोंसो पुइग के लिए साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी एक बहुत पुरानी अंतर्ज्ञान की वैज्ञानिक भाषा है। जो तुम महसूस करते हो वही तय करता है कि तुम्हारा शरीर क्या करता है। और ठीक इसका उल्टा भी सही है। जो तुम अपने शरीर के साथ करते हो वह भी तुम्हारे एहसासों को बदल सकता है। और यहीं पर वह उपकरण आता है जो विलियम जेम्स को, जिन्हें हमने पिछले वीडियो में देखा था, चीनी चिकित्सा, आयुर्वेद और तुम्हें आपस में जोड़ता है। और यह हमें व्यावहारिक हिस्से तक ले जाता है, यानी वह जिसे तुम कल सुबह या आज ही इस्तेमाल कर सकते हो। जब तुम्हें डर लगता है, तुम्हारा दिमाग एक खास मोड में चला जाता है, शेर वाला मोड। सभी अलार्म सक्रिय हो जाते हैं, तुम्हारा कोर्टिसोल बढ़ जाता है और तुम्हारा इम्यून सिस्टम तनाव में आ जाता है। तुम्हारा मन कहता है यह खतरनाक है, हिलना मत, कुछ भी मत बदलो। और मारियो का सुझाव, जो विलियम जेम्स से प्रेरित है, लगभग अपमानजनक रूप से सरल है। ऐसा व्यवहार करो जैसे कि नहीं, ऐसा नहीं कि तुम्हें डर नहीं है, क्योंकि वह झूठ होगा। यह साफ है कि तुम्हें डर है। ऐसा व्यवहार करो जैसे कि तुम्हारा अगला कदम तुम्हारे डर से थोड़ा बड़ा हो सकता है। डर से तुम्हें एक मुश्किल कॉल करनी है, तुम्हारा शरीर जंग के मोड में है, अंदर की आवाज वो कहती है मत करो क्योंकि तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे। और यहां मानसिक सर्जरी इस मामले में बहुत ही स्पष्ट है। सबसे पहले तुम अपने डर को स्वीकार करते हो और कहते हो, हाँ मुझे डर लग रहा है, मैं इसे अपने सीने में महसूस कर रहा हूं, यह सच है। दूसरा, तुम अपने अंदरूनी संवाद को बदलते हो, खुद से कहते हो, डर के बावजूद मैं एक छोटा सा कदम उठा सकता हूं। और तीसरा, तुम सबसे छोटा संभव कदम उठाते हो। नंबर डायल करना, एक वाक्य तैयार करना, दबाना भेजना। तब तुम्हारे शरीर को एक बहुत स्पष्ट संकेत मिलता है। अगर हम खतरे की ओर बढ़ रहे हैं तो यह बहुत संभव है कि शायद वह इतना खतरनाक ना हो। और फिर कुछ सूक्ष्म लेकिन वास्तविक होता है। अलार्म कम हो जाता है, कोर्टिसोल संतुलित होता है, अमिगडाला शांत हो जाती है। और तुम्हारी जैविक प्रतिक्रिया तुम्हारी हरकत पर होती है, सिर्फ तुम्हारी भावना पर नहीं। एक और रोजमर्रा की मिसाल सोचो। कोई ऐसा व्यक्ति जो महीनों से सामाजिक चिंता की स्थिति में है, हर बार जब उसे कोई निमंत्रण मिलता है तो उसका आंतरिक संवाद कहता है, वे नोटिस करेंगे कि मैं फिट नहीं बैठता और बेहतर है कि मैं कोई बहाना बना लूं और ना जाऊं। हर बार जब मैं नहीं जाता तो यह एक जैविक संदेश होता है कि खतरा है, जैसे कि कहना कि बाहर का माहौल शत्रुतापूर्ण है और यहीं अंदर मैं सुरक्षित हूं। अब कल्पना करो कि एक दिन यह व्यक्ति यह दूसरा विचार अपनाता है, मुझे बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है, लेकिन भले ही मैं सिर्फ 20 मिनट के लिए रुकूंगा, मैं जाऊंगा। मुझे चमकने की जरूरत नहीं है, मैं बस जाऊंगा और वहां 20 मिनट रहूंगा। चिंता अभी भी गायब नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारी क्रिया तुम्हारे शरीर को कुछ और ही बताती है। और अगर वह इसे 10 बार दोहराता है तो उसका शरीर 10 नए सबूत पाता है कि दुनिया उतनी घातक नहीं है जितनी लगती थी। यही है मानसिक सर्जरी।
यही है लागू की गई पीएनआई, जिसे पूरी तरह से कहें तो ताकि तुम याद रखो, वह है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। यह वह अनुशासन है जो मन, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र के बीच द्विदिश संबंध का अध्ययन करता है। यही है चीनी चिकित्सा 21वीं सदी के संस्करण में। सुई को हिलाने के बजाय तुम वास्तव में अपने व्यवहार को बदलते हो। यह है कि तुम कैसे प्रतिक्रिया करते हो, और असल में तुम वही कर रहे हो। तुम एक भावना को अनलॉक कर रहे हो और अंग की प्रतिक्रिया को बदल रहे हो। तुम्हारे टेलोमियर्स वाक्य को नहीं पहचानते, वे जो पहचानते हैं वह परिणाम है। कम कोर्टिसोल, कम सूजन और अधिक मरम्मत। मारियो एक छवि का उपयोग करता है जो मुझे बहुत सुंदर लगती है, चेतना की टॉर्च। कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक अंधेरे कमरे के अंदर है और तुम्हारे पास सिर्फ एक टॉर्च है। जो कुछ भी तुम रोशनी में लाते हो वह स्पष्ट रूप से बड़ा हो जाता है। अगर तुम केवल अपनी असफलताओं, अपनी गलतियों या दूसरों ने तुम्हारे साथ जो किया उसी पर ध्यान केंद्रित करते हो तो वही हिस्सा बढ़ता है। और तुम्हारा तंत्रिका तंत्र इसे ऐसे व्याख्यायित करता है कि उफ, सब कुछ एक खतरा है, इसलिए सूजन, अनिद्रा और थकावट होती है। और तुम्हारे टेलोमेयर्स को लगता है कि वे लगातार हमले में हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम उस टॉर्च को पकड़कर उसे किसी और दिशा में घुमा दो तो तुम हकीकत से इनकार नहीं कर रहे हो। तुम बस यह चुन रहे हो कि आज तुम्हारी जैविक प्रक्रिया को हकीकत के किस हिस्से से संचालित होने देना है। और यह कोई जादुई सोच नहीं है, यह सिर्फ मानसिक स्वच्छता है। उदाहरण के लिए तुम्हारे मन में आता है कोई दर्दनाक याद, कोई विश्वासघात, कोई अपमान। तुम्हारी टॉर्च लगभग स्वाभाविक रूप से वहीं चली जाती है। फिर तुम 3 चरणों में मन की सर्जरी लागू करते हो। पहला, तुम जो महसूस कर रहे हो उसका नाम लेते हो, यह मुझे बहुत चोट पहुंची। दूसरा, तुम एक अलग फोकस चुनते हो और पूछते हो मैंने क्या सीखा, उस अनुभव से कौन सी ताकत निकली जो तब मेरे पास नहीं थी लेकिन आज है। और तीसरा, तुम खुद से एक ऐसा सवाल पूछते हो जो दरअसल चीजों को खोल देगा। तुम कहते हो अच्छा ठीक है, जो मैं अब हूं उसके साथ मेरा अगला कदम क्या होगा। यानी तुम अपनी टॉर्च को अपने अतीत से हटा रहे हो और उसे वर्तमान की क्रिया में ला रहे हो। स्टोइक, चीनी चिकित्सा, आयुर्वेद और पीएनआई सभी इसमें एक मत है। तुम्हारा मन जो अर्थ निकालता है वही तय करता है कि तुम्हारा शरीर युद्ध में जाएगा या मरम्मत में। और यहां हम फिर से टेलोमियर पर लौटते हैं जो इस श्रृंखला का केंद्र है। हर बार जब तुम ऐसी व्याख्या चुनते हो जो आक्रोश को कम करती है, चिंता को घटाती है या तुम्हें उस विषैली अपराधबोध से बाहर निकालती है, तो तुम उसे शांत कर रहे हो। वो अंदरूनी आग जो तुम्हारे टेलोमियर को समय से पहले ही घिस देती है। ये ऐसा है जैसे तुम अपने डीएनए से कह रहे हो शांत रहो, हम युद्ध में नहीं हैं, तुम मरम्मत पर ध्यान दे सकते हो। उस पल तुम सिर्फ जीने या बुरी तरह जीने से बाहर आ जाओगे। तुम्हारा मन सच में तुम्हारे पास सबसे शक्तिशाली फार्मेसी है। और इसी के साथ हम इस श्रृंखला के अंत तक पहुंच गए हैं। यह कोई अलग थलग बातचीत नहीं, बल्कि एक प्रणाली है। इस श्रृंखला में जो कुछ भी तुमने सुना है वह अलग अलग नहीं है। पूरा नक्शा याद रखो। पहले स्क्रिप्ट में दीर्घायु और टेलोमेयर हमने देखा कि तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि तुम तनाव को कैसे संभालते हो, यह सीधे तौर पर इस बात का कारण है कि तुम्हारी कोशिकाएं कैसे बूढ़ी होती हैं, तुम्हारे टेलोमेयर की लंबाई से, और तुम कितने समय तक और कैसे जियोगे इससे भी। दूसरी स्क्रिप्ट में मूल्यों की जीवनी, मैंने तुम्हें दिखाया कि क्षमा, कृतज्ञता, दयालुता जैसे मूल्य कोई आध्यात्मिक सजावट नहीं है, बल्कि ये असली जैविक प्रतिरोधक है जो पुरानी सूजन को शांत करते हैं और तुम्हारे डीएनए की रक्षा करते हैं।
उस धीमी आग से जो द्वेष पैदा करता है। तीसरी स्क्रिप्ट में आलोचनात्मक आवाज और इच्छा शक्ति, वहां हमने देखा कि तुम्हारा आंतरिक संवाद असल में ऑर्केस्ट्रा का निर्देशक है। यही तय करता है कि कोई गिरावट सिर्फ एक साधारण ठोकर बनती है जिससे तुम और मजबूत होकर निकलते हो, या फिर एक कब्र बन जाती है जिससे तुम उठ नहीं पाते। और आज इस स्क्रिप्ट में मारियो अलोंसो पुची के बारे में और उनकी संगति में तुमने वह टुकड़ा देखा जो अब तक गायब था, मन की सर्जरी। अपना ध्यान, अपनी भाषा और अपने कार्यों का सचेतन उपयोग ऐसे करना जैसे वे एक सर्जिकल चाकू हों जो डर के झूठ को काटता है और वह जगह खोलता है ताकि तुम्हारी जैविकता खुद को ठीक कर सके। यह सब कोई सिद्धांत नहीं है, यह कारण और परिणाम का संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य तुम्हें टेलोमेयर्स तक ले जाता है, जो आगे चलकर सूजन तक, फिर प्रतिरक्षा तक और अंततः दीर्घायु तक पहुंचाता है। हर विचार, हर चुना गया मूल्य, साहस की हर छोटी सी क्रिया उस श्रृंखला में एक निर्देश भेजती है। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारी प्रतिबद्धता। मैं तुम्हें 50 कामों की कोई सूची नहीं देने वाला, क्योंकि तुम वैसे भी उसे नहीं करोगे। मैं तुम्हें बस एक सवाल के साथ छोड़ूंगा, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जो अगर तुम सच में खुद से पूछो तो यह तुम्हारी जिंदगी बदलने में मदद कर सकता है। आज तुम कौन सी कहानी चुनोगे? अपने बारे में आज खुद को कौन सी कहानी सुनाओगे? क्या वह कहानी होगी कि अब बहुत देर हो चुकी है, कि मैं तो ऐसा ही हूं, कि मेरा अतीत मुझे परिभाषित करता है, या फिर वह कहानी जिसमें कोई अपनी कमियों, अपनी गलतियों और अपनी चोटों के साथ यह तय करता है कि वह अपने दिमाग को अपना साथी बनाएगा, ना कि दुश्मन की तरह। एक ऐसी कहानी जिसमें तनाव हावी नहीं होता, बल्कि वह सिर्फ एक संकेत होता है, जिसमें मन में पल रहा आक्रोश कोई सजा नहीं है जो तुम खुद को देते हो, बल्कि एक बोझ है जिसे तुम छोड़ने का फैसला करते हो और इस तरह अपने शरीर को शांति देते हो, जिसमें अपराध बोध अब कोई सजा नहीं रह जाता, बल्कि एक महत्वपूर्ण शिक्षक बन जाता है जो हमें यह सिखाता है कि आज सीखो, जो सुधार सकते हो करो और निरंतर आगे बढ़ो। तुम्हारा शरीर वास्तव में उस पूरी कहानी को सुन रहा है। तुम्हारे हार्मोन में, तुम्हारी प्रतिरक्षा प्रणाली में, तुम्हारे टेलोमेयर्स में तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम दूसरों को भी नियंत्रित नहीं कर सकते और न ही अपनी आनुवंशिकी को। जो आनुवंशिकी तुम्हें मिली है वही तुम्हारे पास है, लेकिन एक चीज है जो कोई और तुम्हारे लिए नहीं कर सकता और जिसे तुम सच में नियंत्रित कर सकते हो, वह है उस कहानी को चुनना जो तुम खुद को सुनाते हो। जब तुम आईने में देखते हो, जब तुम गलती करते हो, जब जिंदगी तुम्हें गिरा देती है और वह तुम्हें गिराएगी, वहीं उस खामोशी में वहीं से शुरुआत होती है तुम्हारी असली दवा। तुम्हारा ऑपरेशन थिएटर न तो ठंडी रोशनी से भरा है और न ही उसमें स्टील के चाकू हैं। उसमें विचार हैं, उसमें शब्द हैं, उसमें छोटे छोटे इशारे हैं। और हर दिन उस अदृश्य ऑपरेशन टेबल पर तुम्हें तय करना होता है, क्या मैं डर के साथ ऑपरेशन करूंगा या ठीक होने और जीने की इच्छा के साथ? क्या मैं वही कहानी लिखता रहूंगा जो मेरी जैविक स्थिति को बीमार करती है, या मैं एक एक वाक्य से एक नई कहानी लिखना शुरू करूंगा जो उसे ठीक करे? तुम्हें सब कुछ हल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अगला ऐसा विचार चुनना है जो तुम्हें थोड़ी और शांति दे। अगला कदम जो बस थोड़ा और साहसी हो। बाकी की चिंता मत करो, क्योंकि वो तुम्हारी जैविक प्रणाली खुद कर लेगी। तुम्हारा मन पहले से जानता है कि तुम्हें कहां से शुरू करना है। तुम्हारी कोशिकाएं आदेश का इंतजार कर रही हैं, तो आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो। और मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ूंगा।